मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से फिजिक्स के 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आज का सब्जेक्ट है ऊष्मा और तापमान। तो ऊष्मा और तापमान से 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या हो जाती है। तो उसके अणुओं की जो है चाल बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम तापमान की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु के क्या होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड के द्वारा ये बताया गया था कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और इसे कार्य में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो डेवी जी, हेम्पी डेवी जो थे वही क्या किए थे, तो बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिए थे। नेक्स्ट है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऐसा क्रिया में क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म महसूस होता है, क्यों, तो पृथ्वी के तापमान जो है, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला है कि कौन सा ऊष्मा का यूनिट है, तो ऊष्मा का यूनिट जूल है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है। अगला है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल। ध्यान रखिएगा। जल प्रपात के अधस्तल में जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, तो गिर रहे जल में गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण जलप्रपात से जो है ऊष्मा ऊपर, उस जलप्रपात का जो जल है वो नीचे आते आते गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट है कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों, तो अपने शरीर को जो है वह तापमान बढ़ा लेता है, तो कितना 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, तो दाब जैसे ही बढ़ेगा तो गलनांक घट जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि तो क्या होता है, तो प्रसार गुणांक अधिक होता है, जिसके कारण वह ज़्यादा संवेदी हो जाता है। नेक्स्ट है कि युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किस से की जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी से की जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस चीज़ से मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से ही मापा जाता है, सूर्य के तापमान को। अगला है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी के रूप में
तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? तो इसका कारण है एल्कोहल का द्रव्यमानांक निम्नतर होता है, इसलिए जो है वो वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापमान मापा जाता है? तो दो सदृश वस्तुओं को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का ताप जो है किस चीज़ से मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा सूर्य के तापमान को मापा जाता है। अगला है कि सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, क्रमशः कितने? तो जल के समान तापक्रम पर जो है क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों सेंटीग्रेड में होगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य तापमान बोलते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना? तो 310 डिग्री केल्विन। अगला है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्यान रखिएगा, -40 है ये। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होता है? तो बराबर हो जाता है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का ताप क्या होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट देखते हैं क्या है आगे कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 32 डिग्री होगा, ध्यान रखना है। अगला है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस स्केल पर 37.6 सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब उबलते हुए पानी का ताप कितना? तो -212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 100 डिग्री से कम तापमान पे ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में 100 डिग्री पे, तो मसूरी में कितना? तो 100 डिग्री से कम तापमान पे ही कम हो जाएगा उसका तापमान मसूरी में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट। अगला है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु की धातु की जो है वो लगी होती है हैंडल, लकड़ी की हैंडल क्यों लगे होते हैं? ध्यान रखिएगा, यही कहना चाह रहा है। तो लकड़ी ऊष्मा ऊर्जा का कुचालक होता है, इसलिए लकड़ी की चायदानी जो होती है उसमें हैंडल जो लगी होती है वो लकड़ी की लगी होती है, तो ऊष्मा का कुचालक होने के कारण लकड़ी का हैंडल लगा होता है। नेक्स्ट है कि जल गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो अचानक ही गिलास जो है विस्तारित होने लगता है, क्योंकि गर्म जल जो है उस पे पड़ने पे वह विस्तारित होता है और वह अचानक जो होती है इस क्रिया के कारण वह चिटक जाता है, यानी फूट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक तो होता है। अगला है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पहले कम होती है और बाद में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। जब 0 से 10 की तरफ जा रही है तो पहले कम होगी, फिर बाद में बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक लाया जाएगा तब क्या होगा? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा और फिर बढ़ने लगेगा, ध्यान रखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के छड़ जब
भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई क्या होती है तो वैसी ही रहती है, अव्यवस्थित रहती है। कहने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। अगला है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां क्या होती है तो गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ध्यान रखिएगा, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का क्या आयतन होगा तो बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ जाता है आयतन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें नमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। यहाँ पे जमने होगा, तो ध्यान रखिएगा, किसी बोतल में जब पानी भरा जाता है उसे अगर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाने का कारण है कि पानी जो है जमने पर फैलती है, यानी आयतन बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कांच फूट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनों फट जाती है, जिसका कारण क्या है तो पाइप में पानी जमने से फैल जाती है वो, और इस तरह से वो फट जाती है पाइप। नेक्स्ट है कि दो रेलगाड़ी की पटरी के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आप देखे होंगे, तो इसका आंसर है कि क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। तो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अगर गर्मी में फैलेगी तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेगी और इस तरह से दुर्घटना से बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी जमने वाली किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है और झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा, तो झील का ऊपर का पानी जम जाता है लेकिन अंदर का जो है तापमान कितना रहेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत में जब ठंड से जल जम जाती है तो मछलियाँ और अन्य जीव क्या करते हैं तो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वह जल जो है पानी के ऊपरी सतह ही जमता है और निचली सतह जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहती है और वह अंदर में जिंदा रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन के कारण। ध्यान रखिएगा, चालन के कारण जो क्या होता है, पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, जिसमें कि ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस कारण से, तो संवहन के कारण जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार का संचार माध्यम में आती है, तो विकिरण के माध्यम में आती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि में मध्यम के कण गति नहीं करते हैं, और कौन सी है तो विकिरण में। अगला है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, तो वह कौन सी है। सॉरी, इस दोनों क्वेश्चन सेम आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो क्या है, पारा हो जाएगा। सर्वोत्तम चालक जो है पारा है। अगला कि चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, तो अधिक होती है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है, तो ऊष्मा की विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे के दिनों में लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में धुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्यों। धुएं नहीं, यहाँ पे छुएं होगा। क्या होता है कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल जब हम छूते हैं तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों, तो क्योंकि लोहे जो है यानी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसके कारण वह ठंड के दिनों में सुबह में ज़्यादा ठंड लगती है और लकड़ी कम ठंड लगती है। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि करें जाड़े में झील की सतह हिमशित हो जाती है किंतु उसके तल का द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं बर्फ़ जमती है जम्मू कश्मीर में या नदी में, झील में, तो क्या होता है कि जल का ऊपरी सतह ही जमता है और निचली सतह क्या होती है तो 4 डिग्री तक उसका तापमान रहता है। जितने भी जीव जंतु हैं वह नीचे चली जाती है, इसी तरह वह जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है कि एक टेबल के पंखे बंद कमरे चलाने पर क्या होगा, तो
टेबल के पंखे को या कोई भी पंखे को बंद कमरे में जब चलाते हैं तो बहुत देर चलने के बाद क्या होती है, तो कमरा की हवा जो होती है गर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो चालकता क्या होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। किसी भी धातु के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसकी चालकता कितनी होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला देखेंगे, देखते हैं क्या है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। दोस्तों थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि आप लोग का ही डिमांड रहता है कि बहुत कम टाइम का वीडियो बनाइए। लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता है, अच्छा तो होता है बट टाइम आप लोग के पास है नहीं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा है। ध्यान रखिएगा, द्रव्य में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है। सूर्य विकिरण में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार पूछा जाता है। आपको लगता होगा ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन हल्का तो है लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो कन्फ्यूजन में आप गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में क्या होती है कि गर्म कपड़े हम पहनते हैं, कारण उसका क्या है, तो ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण हमें गर्मी लगती है और हम शरीर मौसम के अनुसार हमें सुकून मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन सबसे उचित कौन सा रंग है, तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए, तभी जो वह छाता एक अच्छा तरह से हमारे धूप से बचाएगी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करेंगे, तो अधिक गर्मी महसूस करेंगे, क्योंकि काली त्वचा वाले व्यक्ति जो हैं वह जितने भी सूर्य की किरण है उसको अवशोषित कर लेती हैं और जिसके कारण उसे ज़्यादा गर्म लगती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है सुबह के समय सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण उसकी रोशनी जो है हमें धीमी धीमी आती है और दोपहर में नज़दीक हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, धूप बहुत तेज हो जाती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका कारण है कि उसके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह जो है वाइट यानी श्वेत वस्त्र परावर्तित कर देती है और काले वस्त्र अवशोषित कर लेती है, इसलिए वो गर्म लगती है और श्वेत वस्त्र ठंडा लगती है, शीतल लगती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, जिसके कारण वह गर्म होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे कि भाप के द्वारा जो है बहुत अधिक ज्वलन होता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति के ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ठंडे जल से। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसने कहा है, तो ध्यान रखिए किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी कृष्णिका के एकांत पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है तो किसका, तो स्टीफन के नियम है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम क्या है, तो न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम लागू तभी होती है जब क्या होती है, तो ताप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो, तभी न्यूटन के शीतलन नियम लागू होती है। चलिए अगला देखेंगे, क्या गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो
क्वेश्चन है कि 80 डिग्री से सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में क्या टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, जितना पहले टाइम लगा है उससे ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया है। तो डीबार ने किया है, ध्यान रखिएगा, डीबार। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय किस तरह से रोका जा सकता है। तो चलन संवहन व विकिरण विधि से इसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क के आंतरिक दीवारें चमकीली होने का क्या कारण है। तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए इसके दीवार को चमकीली बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मस फ्लास्क के तरल पदार्थों के लंबे समय तक गर्म रखा जाता है। क्यों। तो इसका कारण है कि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। यानी चमकदार दीवारें होती है, या तो ना तो बाहर जा सकती है ना ही बाहर से आ सकती है। इस प्रकार से वह ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है। तो विकिरण के द्वारा, विकिरण को जो है एक न्यूनतम करने के लिए कि जो भी रहे अंदर रहे और बाहर से ना आए, ना बाहर से अंदर से जाए, इसलिए विकिरण को रोकने के लिए ये कलई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कि किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये एग्जाम्पल हो गया, सॉरी ये इसका क्या है। तो डिफिनेशन है, किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को ही क्या कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला है कि किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। तो जल में होता है। इसी कारण से रेडिएटर में ठंडे जल का उपयोग किया जाता है, यानी नॉर्मल जल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है दिन के समय पृथ्वी समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण दिन के समय पृथ्वी जो है समुद्र के जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 91 क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी व्यवहार में दिया जाता है। क्यों। तो पहले ही बताए हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसके कारण गाड़ी के रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है। और तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ध्यान रखिएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापीय परीक्षण में किस ताप पर किया जाता है। तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे निम्न तापीय परीक्षण को किया जाता है। ध्यान रखिएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है 94 की न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, कहाँ होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और दूरमिति में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तो उसको कैसी परिवर्तन बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, ऊर्ध्वपातन परिवर्तन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, तो ये सब ऊर्ध्वपातन विधि से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है, वह क्या कहलाता है। तो गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दी जाती है तो उसके गलनांक क्या होती है, घट जाती है। ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुओं का गलनांक जो है अन्य अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, निम्न। जैसे ही किसी वस्तु में अशुद्धि मिलाती है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन 100 नंबर का है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो वाष्पन बोलते हैं। और ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो गलन बोलते हैं। दाब बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलनांक जो है अपद्रव्य मिलाने से घट जाती है। ध्यान रखिएगा। पानी कब उबलता है, तो जल का विशिष्ट ऊष्मा ताप
वातावरणीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है कितना, तो 273.16 केल्विन पर त्रिगुणात्मक बिंदु बोलते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, तो 273.16 केल्विन, इसको क्या बोलते हैं, त्रिगुणात्मक बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, तो वाष्पीकरण जब भी होती है तो तापमान घट जाती है। ध्यान रखिएगा, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। उस तापमान पे जो है बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है तो द्रव के संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की जो है दर है संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा समय लगेगा नॉर्मली मैदानी इलाका के तुलना में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक क्या है, तो जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक जो है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है कि जल का क्वथनांक कितना है। यानी कि जल सामान्य यानी मैदानी इलाकों में जल का क्वथनांक कुछ और होगा और माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो उसका क्वथनांक कुछ और हो जाता है, जिसके कारण जो है चावल पकाने में, जो पहला ये क्वेश्चन है कि चावल पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट पर। तो यही कारण है कि उसके दाब पर निर्भर करता है, कहाँ कितना दाब है इसी पे निर्भर करता है कि कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा और कहाँ कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होती है। ध्यान रखिएगा कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, यानी जमाव बिंदु जो होती है 0 से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है ऊंची पहाड़ियों पर और इसी कारण जो है ऊंची पहाड़ी पर बर्फ गिरती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कारण है कि सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, क्योंकि क्या होती है, तो बर्फ जो है व्हाइट होती है, जिसके कारण वो अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर दी है एक साथ, इसलिए एक साथ जो है वह नहीं पिघलती है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, तो क्या है कारण, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है पहाड़ की चोटियों पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं वाली रात्रों में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है, तो तेज हवा जिस दिन होती है तो उस दिन जो है वाष्पीकरण की दर जो होती है बहुत क्या तेज हो जाती है, जिसके कारण ओस नहीं बनती है। तो अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही कपूर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी ठंडा हो जाता है, किस समृद्धि के कारण होता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में जो पानी होती है वह वाष्पीकृत होते रहती है, जिसके कारण वह क्या होती है, ठंडा रहती है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो किस कारण से, तो कह रहा है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होती है, तो घट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करना किस दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होगा। ध्यान रखिएगा, बर्फ पर जो स्केटिंग करता है यानी प्रदर्शित करता है स्केटिंग, कह रहा है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होगा, तो घट जाएगा। क्वेश्चन ये कुछ और पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी जितना पहले पानी था उतना ही रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी बन जाती है, इसका कारण क्या है, तो प्रेशर कुकर में जो है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में चावल जल्दी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करती है, इसका उपयुक्त कारण क्या है, तो
पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होती है। पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होती है, तो मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करते हैं उसे, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है वाष्पीकरण नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ी पर पानी का तापमान उबलने लगता है कितना, 100 से 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, तो ठोस के गलन ऊष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि बर्फ के गलन बिंदु की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है, तो 536 केल्विन पर ग्राम होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत जल के भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, ध्यान रखिएगा। उबलते हुए जल से आप जो है उसकी तुलना में जो है भाप से अधिक जलता है लोग, तो उसका गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसी के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम संरक्षित होता है किससे, तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा से संरक्षित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर का कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलती है। रुद्धोष् प्रक्रम में यानी रुद्धोष् परिवर्तन में क्या होता है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, तो ताप अपरावर्तित रहती है, ध्यान रखिएगा। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान तापमान को बनाए रखता है और गलनांक को घटाता है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से रेफ्रिजरेटर में का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है ऊष्मा गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का सतह का तापमान कितना है, तो सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 केल्विन है, ध्यान रखिएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो कह रहा है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाती है, ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाती है। इसीलिए आप जब देखते होंगे कि अंडे को उबाला जाता है तो उस समय उस पानी में क्या करती है, तो नमक डाल दिया जाता है, जिसके कारण अंडा जल्दी उबल जाता है क्योंकि क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म मौसम में पंखा चलाने में आराम महसूस होती है, तो क्योंकि वाष्पीकरण को तेज कर देती है पंखा चलने से, जिसके कारण आदमी को ठंडा महसूस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस तरह से किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी जो लगाया होता है उसमें यही किया जाता है कि संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है, जिससे कि कारण क्या होती है, तो कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, जो क्या है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है, तो काला और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, तो अगला इसमें लिखा ना जाना चाहिए कि परावर्तित कौन करता है, तो खुरदरा। ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है ऊष्मा का सबसे अवशोषण कौन करता है, काला और खुरदरा, और जो चमकीला सतह है वह ऊष्मा को क्या करती है, परावर्तित करती है, जितना भी करे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान जो है दुगुना होता है, तो फ़ारेनहाइट तापमान जो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दुगुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें चालकता क्या होती है, उच्च चालकता होने के कारण थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 37 डिग्री है सेंटीग्रेड में है,
प्रेशर कुकर में ज़्यादा जल्दी खाना बनने का क्या कारण है? तो अधिक दाब होने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ऊपर से आने वाली ऊष्मा का विकिरण को वह क्या करती है? तो परावर्तित कर देती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने के बर्तनों के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो ध्यान रखिए, काली ऊष्मा सतह को अच्छी अवशोषक होती है, जिसके कारण जो है वह अच्छी तरह से ऊष्मा का अवशोषण करे और जल्दी से खाना बन जाएगा। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 147 नंबर का है कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ताप की खराब अवशोषक होती है चिकनी सतह और परावर्तक होती है अच्छी। यानी चिकनी सतह जो भी होगी वह ताप का अच्छा अवशोषक होगा, खराब अवशोषक होगा और अच्छी परावर्तक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक थर्मामीटर में 2000 सेंटीग्रेड तक मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोला जाता है, जिससे कि 2000 सेंटीग्रेड तापमान को भी हम माप सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल सिले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और इस प्रकार से वह कुरकुरे हो जाती है। अगला देखते हैं कि शीतकाल में एक मोटी कमीज और दो पतली कमीज से हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? ध्यान रखिएगा, मोटी कमीज जो है शीतकाल में और की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें गर्म क्यों रखती है? तो सर क्या होगा कि दो कमीजों के बीच जो है वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है और इस प्रकार से उसे क्या होती है? तो अधिक गर्मी महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? तो जल की ऊष्मा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो उसकी आर्द्रता क्या होगी? तो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो ध्यान रखिएगा कि माप में जो है 300 केल्विन किसके बराबर है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है 300 केल्विन। अगला है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दोस्तों 160 क्वेश्चन है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य का। इसमें 150 क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ होगा, लेकिन आपके फायदे के लिए ही अगर 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही पढ़ लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप ही को फायदा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु में जब जो है साफ मौसम रहता है तो ज़्यादा ठंड लगती है और बादल से घिरे मौसम में गर्मी महसूस होती है। ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य व्यवस्था में होते हैं। जब एक प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो वह क्या होता है? तो बर्फ का अधिक भार जल बन जाता है। 0 डिग्री पर जो क्या होती है कि बर्फ का जो क्रिस्टल है वो अधिक बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ का अधिक भाग जो है वह जल बन जाता है, तो इस प्रकार से वो काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण, तो बता ही चुके हैं कि वाष्पीकरण होते रहती है, जिसके कारण मिट्टी के घड़े का अंदर का पानी जो है वो ठंडा रहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 158 नंबर का है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पन के कारण जो है ठंडा रहेगा, वाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, जिसका कारण क्या है? तो गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है क्योंकि वायुदाब क्या होती है? क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो ये रहा दोस्तों 160 क्वेश्चन। और आप लोग को अगर
कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में कि अच्छा लगा या ख़राब लगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका और इसे बार बार देखिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सिमिलरिटी ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आप कंफ्यूज करेंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सटीक तरीक़ा से आंसर को चूज कर लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम कल डालते हैं जो कि फिजिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।